हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी डेली। ये चैनल है आपके ओसीडी, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन से निकलने के लिए एविडेंस बेस्ड तरीके, साइकोलॉजी पे बेस्ड। मैं और श्रद्धा यहाँ पर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स की बातें करते हैं। वी आर बोथ आरसीआई रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम स्पेशलिस्ट इन फियर। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जो बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखता है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कपल्स आए थे और जिसमें से एक हस्बैंड को ओसीडी था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी की प्रॉब्लम थी उनको। हालांकि वो ये बात ना खुद समझ पाए बहुत टाइम तक और ना ही अपनी वाइफ से शेयर कर पाए, लेकिन क्योंकि एक इंसान को जब एक पार्टनर को ओसीडी या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम दूसरे इंसान को भी इफेक्ट करेगी जो उनके साथ रहते हैं, राइट। अब होता क्या था कि जब भी उनको कहीं बाहर जाने का मन होता था उनकी वाइफ को, या बाहर जाने का प्लान बनता था, तो ये हमेशा अवॉइड करते थे, हमेशा इग्नोर करते थे। शादी से पहले भी ये लोग डेटिंग कर रहे थे, लेकिन तब ये लोग बहुत अच्छे से घूमते फिरते थे, पार्टीज करते थे, बहुत मज़ा आता था इनको। लेकिन अचानक से शादी के बाद जब ओसीडी स्टार्ट हुआ, ये हस्बैंड अपने आप को समझ नहीं पाए, ये जो मेरे पास आए थे मेरे क्लाइंट, ये समझ नहीं पाए कि मुझे ओसीडी है, एंग्जाइटी है, और ये अवॉइड करने लग गए बाहर जाने के लिए। ना पार्टीज जा रहे थे, ना दोस्तों से मिलते थे, ना रिलेटिव से मिलते थे, ना टूर ट्रैवल, कुछ नहीं। तो इससे क्या हुआ कि आपके पार्टनर का जब एक मेन पर्सनैलिटी का फैक्टर, जो कि एक आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट फैक्टर था, एकदम से चला जाएगा तो आपको तो आहत होगा ही, आपको तो बुरा लगेगा ही कि क्या हो गया मेरे परिवार में, मैं कैसे एंजॉय करूं, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूं इस इंसान के साथ। तो ये सब चीज़ें होने लगी, उन दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े हो गए। अब क्या हुआ कि आप देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस इंसान को एंग्जाइटी होती है वो अक्सर, उसका ब्रेन ये कहता है कि तुम बाहर जाओगे तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तुम कैसे मैनेज करोगे, लोगों के बीच में तुम कंपल्शंस नहीं कर पाओगे, या एंग्जाइटी या पैनिक हो गया तो क्या होगा। बार बार बाहर जाने से डर लगता है। तो एंग्जाइटी जो है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि सेफ्टी में जाओ। तो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मतलब घर के अंदर, कमरे के अंदर एक कोना पकड़कर बैठ जाओ। यही वो करते थे, वो बाहर जाने से हिचकिचाते थे। इसी बात पे अगर फोर्स करती थी वाइफ तो लड़ाई झगड़े होते थे। बात यहाँ तक आ गई कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर वो आए मेरे पास और फिर मैंने जब असेस किया तो समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एंग्जाइटी थी। जो कि एंग्जाइटी का बिहेवियर नॉर्मल है, चाहे वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, जीएडी, या पैनिक अटैक, या अगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, कोई भी अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो उसमें अवॉइडेंस होती ही है। लेकिन इन महाशय की जो एंग्जाइटी थी वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी के कारण हो रही थी उनको। अब जब मैंने उनको असेस किया तो पता लगा कि उनको हमेशा यही फियर रहता था कि बाहर जाऊंगा तो कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा, गलत किस तरीके का? इनको थी कंटैमिनेशन ओसीडी। एंड इनको कंटैमिनेशन ओसीडी में क्या लगता था कि मुझे कहीं बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, मुझे हाथ ना धोने पड़े, मैं हाथ से खाना कैसे खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो कंटैमिनेट हो जाएगा, कुछ गलत चला जाएगा मेरे अंदर, तो बाहर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं कोप कर पाऊंगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी, तो इससे बढ़िया घर पे ही रहो, चाहे लड़ाई झगड़े हो जाए, चाहे डाइवोर्स की बात आ गई, लेकिन घर पे रहो। तो आप देखेंगे आपको ब्रेन बोल रहा है कि सेफ्टी, लेकिन एक्चुअली में लाइफ में जितनी चीजें आप गंवा रहे हैं, अपना रिश्ता, अपना करियर, अपनी एजुकेशन, अपना फाइनेंसेस, वो एक तरफ, वो आप देखते ही नहीं है कभी। आपको लगता है बस सेफ्टी, एक कोना पकड़ लो, दैट्स माई लाइफ। तो इनको जब मैंने ट्रीट किया तो आप यकीन मानेंगे कि मैंने जब इनको ट्रीटमेंट शुरू किया तो आई थिंक 1.5 महीना हो गया। 7 स्टेप्स जो इनको वर्कआउट करे, जिसकी वजह से इनकी सोशल एंग्जाइटी कम हो गई, बाहर निकलने में इनको ज़्यादा बेहतर आसानी हो गई, रिश्ता भी ठीक हो गया, रिश्ता बच गया, हालांकि ये कहें कि बहुत ही बेटर हो गया, क्योंकि उनकी एक छोटा जो बच्चा भी था। तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझाऊंगा मैं कि 7 स्टेप्स क्या थे। मैं चाहता हूं वो 7 स्टेप आप भी जानें कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर आप भी अपनी एंग्जाइटी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ अपना ओसीडी को भी बेटर कर सकते हैं। तो पहला था प्रिपेयर मेंटली बिफोर गोइंग आउट। ये मैंने पहले फेज में कराया इनको। 3 चीजें इसमें कराई मैंने। एक, विजुअलाइज बिफोर यू गो आउट। पहले आप अपने आप को मन में एक इमेजिनल एक्सपोजर दे, एक इमेजिनल टेस्ट दे दे अपने मन को, अपने ब्रेन को, कि कैसा लगेगा बाहर जाकर। ठीक है, क्या करूंगा, कैसे बिहेव करूंगा, क्या क्या चीजें करूंगा, अर्ज आएगी तो मैं उसको लेबल करूंगा। अपने आप को एक मेंटली उस सिचुएशन में एक बार रोटेट कर ले। इससे होगा क्या, देखिए एंग्जाइटी तभी आती है जब इट्स अ फियर ऑफ अननोन, जब आपको कोई चीज के बारे में पता नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है, वेगनेस होती है, तो एंग्जाइटी आती है। सरप्राइज रिएक्शन है एंग्जाइटी। तो आप अगर एक बार मेंटली उस जगह को अपने दिमाग में नाप लेंगे, तोल लेंगे, एक बार वहां से हो आएंगे, तो आपकी एंग्जाइटी लाजमी है कि पहले से ही कम हो जाएगी। दूसरा, मैंने उनको कहा कि सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप भी ये कर सकते हैं।
देखो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एम करो कि मुझे एंग्जाइटी हो ही ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी लूंगा बाहर। थोड़ा सा आप ये भी एक्सपेक्ट करो कि हाँ एंग्जाइटी हो सकती है, इट्स ओके टू हैव एंग्जाइटी, एंग्जाइटी हो सकती है, बट अवॉइडेंस नहीं करूंगा। ये बात का रूल, इस बात का दृढ़ निश्चय अपने मन में आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। एंड लास्टली यूज ऑफ अफर्मेशंस, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको मोटिवेट करे कि आई कैन हैंडल दिस, एंग्जाइटी इज नॉर्मल, डिस्कंफर्ट इज माई ट्रीटमेंट। इस तरीके के आप अपने दिमाग में एफर्मेशंस बना के रखें। आप चाहें तो इसका वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर वॉलपेपर बनाकर देता हूं खुद से कि ये स्टेटमेंट का आप वॉलपेपर लगाएं, क्योंकि इससे आपकी माइंड की जो एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मोटिवेशन है वो जाती रहती है। अब ये एक सबलिमिनल कंडीशनिंग का पार्ट है कि बार बार मैं देखता हूं ऐसे स्टेटमेंट्स तो मेरा ब्रेन जो है वो बार बार ग्राउंड होता है। ग्राउंड मतलब वापस स्थिर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है कि इट्स ओके, इट विल पास, आई कैन हैंडल इट, दिस सिचुएशन इज टेम्परेरी, आई विल विन ओवर माई एंग्जाइटी। ये सारी चीजें आप एफर्मेशन के तौर पे अपना यूज कर सकते हैं। मैंने एफर्मेशन पे एक वीडियो भी बनाई है डेडिकेटेड, आप वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आप भी मेंटल हेल्थ से रिकवर होना चाहते हैं, इससे बेटर होकर बाहर निकलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, 2 मिनट का पॉज लो, कोई इसमें पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इसकी कॉन्टिन्यूअस नॉलेज आपको मिलती रहे और बाकी लोगों की तरह आप भी अपने एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन से बाहर निकल जाए विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फेज 2 में मैंने उनको क्या कराया? फेज 2 में मैंने उनको कराया चैलेंज द नीड ऑफ कंपल्शन। उनका कंपल्शन एक रीअश्योरेंस था या रीचेकिंग था। तो पहले बार जो पहला स्टेप हमने लिया वो था कि जब भी आपको थॉट आएगा, आप थॉट को नोटिस करेंगे और थॉट को एकदम से ले नहीं लेंगे, उसको एकदम से मान नहीं लेंगे। आप देखेंगे कि ओके, आई एम हैविंग दिस इंट्रूसिव थॉट, मेरा चिंटू फिर से बकवास कर रहा है, उसको लेबल कर देंगे। मैं ओसीडी को चिंटू बुलाता हूं, मैं एंग्जाइटी को चिंटू बुलाता हूं, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, राइट। तो मैंने उनको सिखाया कि जैसे थॉट आएगा ना, आप उसको नोटिस कर लो कि एक स्पैम कॉल आ गई या चिंटू बोलने लग गया, इससे आप डिसएसोसिएट कर लेते हो खुद को उससे। रीलेबलिंग भी कह सकते हो आप इसको, कि आप अपने आप को बोलो कि अच्छा स्पैम कॉल आ रही है, फिर से चिंटू कॉल कर रहा है मुझे, ठीक है। तो इससे आपने उसको जुदा कर लिया, लेबल कर लिया, आपने एकदम से उसकी बातों पे यकीन करके उसको अमल करना शुरू नहीं कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि आप अवॉइड करना एक्सेसिव रीचेकिंग के लिए। देखो आपको पता तो है कि आपका मन करेगा कि आप रीचेक करो, कंटेमिनेशन को बार बार देखो, हाथ गंदे तो नहीं हो गए, मैंने कहीं छू तो नहीं लिया, कुछ टच तो नहीं हो गया मुझसे, या मेरे को बॉडी फ्लूइड्स का अगर है तो कुछ हो तो नहीं गया। आपको अर्जेस आएंगी, लेकिन आपको अर्ज सर्फिंग करनी है। सर्फिंग होती है, एक एंग्जाइटी की वेव आती है 0 से 100, 100 से 0, आप उसके ऊपर सर्फिंग करते हुए निकल जाना है, तैरते हुए निकल जाना है, ये होती है अर्ज सर्फिंग। तो ये मैंने उनको समझाया, प्रिपेयर किया कि आप इस अर्ज को सर्फ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जैसे भूख लगती है कभी आपको और खाना अवेलेबल ना हो तो धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ती है, लेकिन फिर अगर खाना फिर भी ना मिले तो धीरे धीरे आपकी भूख मिट भी जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद आप कहेंगे यार भूख लग रही थी, अब नहीं लग रही, अब मन भी नहीं कर रहा खाने का। अर्ज सर्फ कर लिया आपने, और ये 100% पॉसिबल है ह्यूमन ब्रेन के लिए। तो मैंने उनको एक तो ये सिखाया, और एक और चीज बोला मैंने कि रीअश्योर भी मत करना। कई बार क्या होता है, उन्होंने भी क्या किया था, अपनी वाइफ को ना एक अपना प्रॉक्सी कंपल्शन या अपना ओसीडी में अकोमोडेट कर लिया था। कई बार आप क्या करते हो, अपने दोस्तों को, यारों को या घर वालों को ओसीडी का पार्ट बना लेते हो। वो पूछते थे बार बार, कहीं टच तो नहीं हुआ, कहीं लग तो नहीं गया, आपने क्या छुआ था, आपने कहीं हाथ तो नहीं धोए, आपने हाथ धोए या नहीं। आप उनको भी अपने ओसीडी के जंजाल में ले लेते हो। तो ये भी मैंने उनको मना किया और उन्होंने मेरे साथ अग्री किया कि ठीक है, मैं ये भी नहीं करूंगा, मैं इस चीज को रेजिस्ट करूंगा, इस रीअश्योरेंस को मैं नहीं लूंगा। और आप क्या करते हो, फिर लोगों से बच बच के घूमते हो। अपने आप को पहले ही अगर आपने मेंटली उस जगह पे घुमा लिया, आपने इसको इमेजिन कर लिया कैसे हाथ मिलाओगे, कैसे मिलोगे लोगों से, कैसे ग्रीट करोगे, तो आपको इतनी एंग्जाइटी वैसे भी नहीं होगी। तो वहां पे हमने रीअश्योरेंस और रीचेकिंग को एक्सपेक्ट किया, थॉट को रीलेबल किया, और हमने फिर अपने अर्ज को सर्व किया। तो ये था सेकेंड फेज। फिर हम बढ़े थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज था फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। देखो ऐसा है कि जब भी ओसीडी का थॉट आता है, आप उसमें कंज्यूम हो जाते हैं और आप रियलिटी को छोड़ देते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस मोमेंट से और आप चले जाते हैं ओसीडी के स्पाइरल में, उसके लूप में। तो उनको पहले तो मैंने सिखाया कि गेट ग्राउंडेड। ग्राउंडिंग आपको बार बार बताता हूं मैं, ग्राउंडिंग या एंकरिंग कहते हैं अपने आप को इस मोमेंट के अंदर ग्राउंड कर लेना, अपने आप को एंकर कर लेना, अपनी जड़ें यहां पे मजबूत कर लेना। कैसे करोगे आप? विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडरिंग योरसेल्फ। बार बार खुद को बोलोगे, अच्छा इस मोमेंट में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देता हूं मैं, इस मोमेंट में क्या बोल रहा है सामने वाला, क्या आवाजें आ रही, क्या गाने चल रहे हैं, क्या खाना खा रहा हूं। इन चीजों पे ध्यान लगाओ, इन चीजों पे वापस फोकस करो। दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, मना नहीं कर रहा मैं, वापस ला सकते हो, आपके पास पावर है, ह्यूमन ब्रेन के पास पावर है टू कम बैक।
तो कम बैक करवाना है। कम बैक के लिए आप अपना एक तकिया कलाम या एक अफर्मेशन भी बना सकते हो कि कम बैक, खुद को मन में रिमाइंड करा सकते हो, कम बैक कम बैक कम बैक। सेंसेस पे फोकस करो, क्या सुन रहे हो, क्या खुशबू आ रही है, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, इसके अंदर इंगेज होने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द थॉट। एंड बीच बीच में एक और चीज मैंने उनको कराई कि कभी कभी ना आपकी बॉडी में जाने अनजाने में एंग्जाइटी अक्यूमुलेट होने लगती है, फियर ना आपके अंदर भरने लगता है। और ये कैसे पता लगता है? आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट फियर में रिस्पॉन्स करता है। जैसे कई लोगों को फियर महसूस होता है, छाती टाइट हो जाती है, कईयों के पेट में टाइटनेस होती है, कईयों का सर भारी लगता है, या आपके कंधे टाइट हो जाते हैं, कि बॉडी यूं हो जाती है थोड़ी सी। आप देखेंगे एंग्जाइटी वाला इंसान ना हमेशा ऐसे क्लोज्ड रहता है। तो आपको बार बार इस पेंट अप एंग्जाइटी यानी कि भर रही है जो एंग्जाइटी, इसको रिलीज करते रहना। तो कैसे रिलीज होगी ये? 1 ब्रेथ एक्सरसाइज कहते हैं हम इसको। ऑलराइट, तो ये मैंने जो किया, मेरा डायाफ्राम रिलीज हुआ, मेरे मसल्स रिलीज हुए। आप देखेंगे जब मैं सांस खींचूंगा तो मसल टाइट होंगे, और मैंने रिलीज करा। इससे आपकी जो एंग्जाइटी बार बार शरीर में भरती है, क्योंकि धीरे धीरे भर के फिर आपको टेंशन में ले जाती है, आपको वरी में ले जाती है, आप इसको रिलीज करते रहो। ठीक है, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, बॉडी को ढीला छोड़ो। आप कहीं बैठे हो, रिलैक्स योर बॉडी, दिमाग से पता भी नहीं लगेगा किसी को, बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, पेट को ढीला छोड़ दो, शोल्डर्स को लूज छोड़ दो, बैक को रेस्ट कर दो, बैक को स्ट्रेट मत रखो, पैर लूज कर दो, हिप मसल्स को क्लेंच मत करो। इससे आप अपनी एंग्जाइटी रिलीज करते रहते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस घर में करके जाइए, करते रहिए ये प्रैक्टिस, ताकि वहां पे भी आप बहुत इजीली कर पाएं। 4th फेज में हमने ग्रेजुअल एक्सपोजर्स का ट्राई किया। देखो ऐसा है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है सोशल सिचुएशन में, तो मैं डायरेक्ट उसको बड़ी पार्टी में नहीं भेज दूंगा, ये तो बिल्कुल ही मूर्खता है। इसको एक्सपोजर थेरेपी नहीं कहते। एक्सपोजर थेरेपी तो खैर एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं जो मैंने बनाई है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे लिखेंगे कि एक्सपोजर थेरेपी या ERP आयुष चंद्रा, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाया, यानी कि डायरेक्ट बड़ी पार्टी में नहीं गए, बड़ी शादी में नहीं गए, हम पहले छोटी सी जगह गए कि घर के बाहर वाले एक रेस्टोरेंट में गए, फिर 2 दोस्तों को बुला लिया, फिर 3 दोस्तों को बुलाया, थोड़ा सा और बाहर गए, थोड़ा सा और दूर। हम धीरे धीरे प्लेसेस में, क्राउडेड प्लेसेस में धीरे धीरे गए, एकदम में हम क्राउडेड प्लेस में नहीं गए। एक तो ये, दूसरा हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा लंबे टाइम तक रुकेंगे एंग्जाइटी के साथ। देखो एंग्जाइटी आते ही ना आप घबरा जाते हो कि कुछ हो जाएगा, जबकि एंग्जाइटी आपके ब्रेन बॉडी किसी भी चीज के लिए बिल्कुल सेफ इमोशन, इट्स एन इमोशन। ब्रेन को इमोशन से कभी कोई हार्म नहीं होता। तो वहां पे आपको अपने ब्रेन को प्रूव करवाना है। आप क्या करते हो, एंग्जाइटी आती है उसको कट ऑफ करने के लिए भागते हो, राइट? करते हो हाँ या ना? अगर हाँ करते हो तो नीचे कमेंट में लिख के जाना कि यस आई रन टू कट माई एंग्जाइटी ऑफ। मैं अपनी एंग्जाइटी को कट करने के लिए भागता हूँ, अवॉइड करता हूँ, कुछ कंपल्सन करता हूँ। तो मैंने उनको सिखाया कि एंग्जाइटी को कट कर दोगे तो आपके ब्रेन को समझ कैसे आएगा कि लॉन्ग टर्म में ये एंग्जाइटी हार्मलेस है मेरे लिए। तो वहां पे स्टे लॉन्ग इनफ, वहां रुको। आप जैसे बाजार गए, वहां रुको, एंग्जाइटी को होने दो, एक्सपेक्ट करके जाओ, रुको वहां पे 2 मिनट के लिए, रुको 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 रुको, एंग्जाइटी को जाने दो अपने आप। जैसे एंग्जाइटी खत्म होगी, और खत्म जरूर होगी, इसका गारंटी है, खत्म होगी जरूर। जैसे खत्म होगी ना, आपके ब्रेन में नए सेल्स बनेंगे, आपको लगेगा अरे वाह, ब्रेन को मैसेज क्या जाएगा, एंग्जाइटी चली जाती है, इट्स नॉट एज डेंजरस, कुछ होगा नहीं मेरे एंड में। इस तरीके का एहसास आपको होने लगेगा, तो धीरे धीरे आपके नए न्यूरॉन्स बन जाएंगे। और एक छोटा सा जो मैंने इसमें तड़का लगाया वो ये था कि मैंने उनको कहा कि आप ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करो बाहर जाना जो आपको भी अच्छी लगती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पेशेंट से मैंने पूछा कि भाई आपको ना स्ट्रीट फूड में क्या पसंद है। उन्होंने कहा जी मेरे को भल्ले पापड़ी बहुत पसंद है, पाव भाजी बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके, आप इसी चीज़ के लिए जाओ बाहर। तो जैसे ही आपकी एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी और अपना फेवरेट फूड भी खा रहे हो, तो ये रिवॉर्डिंग रहेगा आपके ब्रेन के लिए, एक डोपामिन का आपको बूस्ट मिलेगा, तो आपके लिए एक रिवॉर्ड रहा, तो आपके ब्रेन को दोबारा करने का मन करेगा ये चीज़। तो हमेशा एंग्जाइटी के एंड में कुछ रिवॉर्ड रखें। सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेसेस, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन। मैंने उनको 5th फेज में एक चीज़ सिखाई कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। मान लो आप बाहर जाते हो, ठीक है, वर्स्ट केस क्या, एंग्जाइटी ऊपर जाएगी, तो कुछ टेक्निक्स को हैंडी रख लो, ठीक है, कुछ टेक्निक्स को हैंडी रखो, यानी कि आपको कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए जो आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग तो ऐसी टेक्निक है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं एक साउंड मेडिटेशन। मैं कहता हूँ आप उस टाइम पे जहाँ पे भी बैठे हो ना, 2 मिनट आसपास की साउंड्स पे ध्यान लगाओ, आप वापस ग्राउंड हो जाओगे। फिर एक स्मॉल रिमाइंडर, मैं तो कहता हूँ हाथ पे लिख कर जाओ कि आई विल स्टे काम, एंग्जाइटी डजंट लास्ट फॉर एवर। कोई भी एक मोटिवेशन कोट यानी कि रिमाइंडर, एक अफर्मेशन अपने हाथ पे लिख कर जाओ, दैट इज मच बेटर, वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा। थर्ड चीज मैंने कहा, आप अपने मोबाइल में भी ना रिमाइंडर लगाते रहो, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, और अपने मोबाइल में टाइमर लगा के जाओ कि आपको सिर्फ 15 मिनट रुकना है बाहर। तो 15 मिनट्स बाहर जाओ, 15 मिनट्स का टाइमर देखते रहो, आपको पता है 15 मिनट ही रुकना है मुझे। धीरे धीरे फिर टाइमर को 20 मिनट का करेंगे, 30 मिनट का करेंगे, 40 मिनट, धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे, तो आपका ब्रेन अकोमोडेट होता रहेगा। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज सीखो,
ठीक है। एक और कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है कि सेंसेस का यूज करना, जैसे मैंने साउंड का बताया वैसे ही मैंने परफ्यूम का भी बताया कि आप एक परफ्यूम यहाँ पे लगाओ अपने हाथ पे, और जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही बाहर, स्निफ द परफ्यूम, स्मेल इट, आपको मजा आएगा। कुछ ठंडा भी खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो बाहर अगर आपके पास अवेलेबल है तो, पानी पीते रह सकते हो, सिप योर वाटर, ठीक है, माइंडफुल रहो। और क्या, एक चीज़ और है, मैं कहता हूँ एक बहुत ही मेंथॉल वाली जो गम होती है, एक वो होती है आपकी विक्स टाइप की कोई चीज़ होती है जो आप खा सकते हो, जो आपके मुंह में एक मेंथॉल या एक मिंटी फ्लेवर दे दे, एक तेज सा रिफ्रेशमेंट दे दे। तो वो भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग अगर आप खा लेते हो, लेमनी खा लेते हो, कुछ सार कैंडी खा लेते हो, या एक लेमन टाइप का कुछ भी ऐसा खट्टा सा खा लेते हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना वो सेंटर हो जाता है, आपके टेस्ट बड्स एक्टिव हो जाते हैं, तो ब्रेन आपको काम डाउन कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, गो टू टेक्निक्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में उनको 6 स्टेप बताया कि प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मान लो 15 मिनट का टाइमर लगा के गए, नहीं भी कर पाए, आप जल्दी वापस आ गए, कोई बात नहीं, अपने आप को डांटो मत या निराश मत हो जाओ। आधे लोग क्या करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, वापस आके कहते हैं मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। दैट्स द वर्स्ट, वो मत करो अपने साथ। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप एक डिसऑर्डर से बाहर निकल रहे हो, आपको अपने साथ बहुत प्यार से पेश आना पड़ेगा। फेलियर्स आएंगे, आप नहीं कर पाओगे कुछ कुछ दिन, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आओ, अपने आप को बोलो इट्स ओके। मिरर टॉक करो, मैं मिरर टॉक में बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, मिरर में देख के खुद को बोलो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। टॉक टू योरसेल्फ लाइक अ फ्रेंड, क्रिटिसाइज मत करो, तू कुछ नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा कभी। बी कंपैशनेट, रोज अपने आप को सहारा देना है, रोज अपने आप को सहानुभूति देनी है, रोज एम्पैथी करनी है, तब जाकर आपका ब्रेन बार बार जाने को तैयार होगा। लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ तो बहुत लिया आपने खुद से, अब प्यार की बारी है। तो सेल्फ कंपैशन जरूर रखना। डायरी में ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखो, अपने बारे में थैंक यू बोलो खुद को, लव लेटर भी लिख सकते हो खुद को, बहुत प्यारी टेक्निक है, करके देखना, मजा आ जाएगा आपको। अपने स्ट्रगल को एक्नॉलेज कौन करेगा यार, कोई देख थोड़ी पाता आपके ब्रेन में क्या हो रहा है। या आप समझ सकते हो या एक ओसीडी एक्सपर्ट समझ सकता है कि ब्रेन में हो क्या रहा है। जिसने सहा नहीं है उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ओसीडी में होता क्या है। तो अपने साथ कम से कम प्रेम से प्यार से बर्ताव कीजिए। एंड 7th स्टेप जो था वो यही था कि वो रेगुलर थेरेपी आएंगे। उन्होंने शुरुआत में हफ्ते में 2 दिन थेरेपी का प्लान किया और वो 2 दिन आए भी। शुरुआत के 2 हफ्ते तक हम हफ्ते में 2-2 बार मिले और फिर हमने कम कर दिया। रेगुलर थेरेपी आना क्यों हमारे इस लिस्ट में शामिल था, क्योंकि लोगों को अक्सर क्या लगता है, जब वो ग्रेजुअली ठीक होने लग जाते हैं ना, उनको लगता है मैं ठीक हो गया, अब मुझे थेरेपी में जाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं से उनका वापस रिलैप्स हो जाता है, वो वापस चले जाते हैं बैकफुट पे। तो मैंने उनके साथ ये प्लान बनाया कि हम मिलकर कम से कम इतने n नंबर ऑफ थेरेपीज, मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि आपके दिमाग में कोई नंबर नहीं डालना चाहता मैं, लेकिन क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कितने सेशन लगेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने सेशन में ठीक हो जाएगा। देखो, जब आप पहली कंसल्टेशन, एक सेशन होता है फर्स्ट, पहली कंसल्टेशन कहते हैं फर्स्ट कंसल्टेशन, उसमें मैं आपको असेस करता हूँ, आपकी हिस्ट्री देखता हूँ, आपकी सिम्टम की सिवियरिटी देखता हूँ, आपको कितना परेशानी है वो सब देखते हैं हम, इंटेंसिटी। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सेशन। तो जितने भी सेशन इनके लिए हमने डिसाइड करे थे, इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा, और ये आए साथ में, तो ही काम बन पाया। और तब जाकर हमने विद इन 1 मंथ टू 1.5 मंथ कंप्लीटली रिकवर कर दिया। ये वीडियो भी बनाने का मकसद यही था कि उन्होंने आज मुझे अपनी एक फ़ोटो भेजी व्हाट्सएप पर, अगर वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको हंसी आ रही होगी, कि आयुष सर ये मैं पार्टी कर रहा हूँ एक पब के अंदर, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो वहाँ पे अच्छे से स्माइल करके अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक उनका अचीवमेंट रहा एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सोशल एंग्जाइटी से बाहर निकले हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, आप भी कर सकते हो। जितना मैंने आपको सिखाया आप चाहो तो यूट्यूब से करो, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल वाइज करना चाहते हो, प्रॉपर ब्लूप्रिंट देखना चाहते हो कि कैसे मैं आपको हेल्प करके बनाऊं आपके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन, तो फिर आप थेरेपी ज्वाइन कर सकते हो। थेरेपी ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई वांट थेरेपी एंड आई विल शेयर यू माय टीम्स नंबर। मैं टीम का नंबर दूंगा, थेरेपी का पता करो। अगर आप मेरे चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे जूनियर साइकोलॉजिस्ट से लो जिनको मैंने ट्रेन किया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बैठे रहने से आप ठीक नहीं होगे। अपॉर्चुनिटी और दिन, उम्र सब बीतता जा रहा है। एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने लिए स्टेप ले। अगर मैं 100 रुपये लेकर अपने आप को ठीक कर लेता हूँ कहीं पे, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे बुखार है, मैंने 100 रुपये की दवाई ली, 100 रुपये तो गए, 100 रुपये को मत देखो, उस दवाई ने जो मुझे ठीक कर दिया ना, मैं बाद में 1000 रुपये कमा लूंगा उससे, ठीक होकर अगर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हुआ और काम पे नहीं जा पाया तो 100 रुपये तो बचा के क्या करूंगा मैं, हर दिन पैसे कटते जा रहे हैं। दिमाग लगाइए प्लीज, फाइनेंस से हेल्थ को मत तोलिए, अपने लिए कदम उठाइए और आगे बढ़िए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि आप बाहर जाना अवॉइड करते हैं। बाहर जाना अवॉइड मत करो, बाहर जाके कैसे इस एंग्जाइटी को हराना है वो सीखो।
एंग्जाइटी अवॉइडेंस से कभी भी हारेगी नहीं। आपको कोपिंग सीखनी पड़ेगी, बॉडी को रिलैक्स कैसे रखना है, माइंड में थॉट आता है तो उसको रिलेबल कैसे करना है, उसको अपने आप से डिटैच कैसे करना है कि मेरा नहीं है थॉट, मुझे इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये सब सीखना पड़ता है। ये बोलना बहुत आसान है, सीखने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। और मुझे पता है अगर आप यहाँ पे हो तो आप में हिम्मत है, बस कमी है तो एक स्टेप आगे लेने की, एक छोटा सा रिस्क लेने की अपनी हिम्मत लगाओ, आगे बढ़ो और आप भी निकल जाओगे, आप भी एक बेस्ट लाइफ जी सकते हो। अगर आप मेरी प्रोफेशनल हेल्प चाहते हो, कनेक्ट टू मी एंड आई विल हेल्प यू। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, कीप बीटिंग योर फियर्स,